वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। डिटेल में मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे आज के लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और कितना आपको उसके लिए तैयारी करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में मैंने कौन से सिली मिस्टेक किए थे जिनकी वजह से मैं कुछ प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाया था। ठीक है, जो जनरल मिस्टेक आदमी करता है एग्जाम हॉल में तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर सेट बी के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। अगर आपको सेट बी का जो क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैंने सेट बी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसका सेट बी क्वेश्चन पेपर को ग्रुप में भेजा हुआ है, वहाँ से आप उसको ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। सेट बी में क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिंग का क्वेश्चन है। रिंग थ्योरी का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बोला गया है कि एस एक सेट दिया गया है। ठीक है, जो मैट्रिक्स के फॉर्म में है ए आई जे, वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू आर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और एस डैश में बी आई जे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए गए हैं जहाँ पर एलिमेंट्स की एंट्री है वो रेशनल नंबर से आ रही है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपको सेट दिए गए हैं एस और एस डैश, और आपको बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो एस और एस डैश दो आपको सेट दिया गया है और उस दोनों के बारे में पूछ रहा है कि एस डैश जो है वो सब रिंग होगा, आइडियल होगा, ठीक है, लेफ्ट आइडियल होगा या राइट आइडियल होगा। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सिंपली आपको दिया गया है एस क्या दिया है आपको, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आर द सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया तो हम लोग जानते हैं कि आर प्लस डॉट जो होता है वो आपका रिंग बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका रिंग बनाता है। ठीक है, रियल नंबर का जो सेट है वो प्लस और डॉट के स्पेक्ट में आपका रिंग फॉर्म करता है। और एस डैश आपको दिया गया है रेशनल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लस डॉट, और ये भी आपका रिंग बनाता है। ये भी चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन आप जानते हो कि रियल नंबर का सेट और रेशनल नंबर का सेट आपका रिंग फॉर्म करता है। अब ऑप्शन में पूछा गया है कि जो एस डैश है, जो एस डैश है वो एस का सब रिंग होगा कि नहीं। ठीक है, तो सब रिंग होने के लिए सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, जिस सेट को आप सब रिंग बोलना चाहते हैं वो इटसेल्फ रिंग होना चाहिए, जो कि आपको रिंग दिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड जो सेट है वो अपने जिसके ऊपर आप बोल रहे हो उसका सबसेट होना चाहिए। तो क्लियरली हम जानते हैं कि Q जो है वो सबसेट होता है रियल नंबर्स का, है ना। तो यहाँ पर Q जो है वो सबसेट हो गया R का, तो सबसेट की प्रॉपर्टी हो गई और इटसेल्फ रिंग बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा एस डैश एस का सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एस डैश इज सब रिंग ऑफ एस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन बी, सी और डी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियल के बारे में पूछा गया है। तो आइडियल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक रिंग दिया गया है और एक सबसेट है रिंग का, तो वो आइडियल कब बनाएगा। देखिए डेफिनेशन मैंने लिखा है, मान लीजिए एस जो है आपका रिंग है, ये एस, और ये एस डैश है वो सबसेट है। तो इस सबसेट को मैं इस रिंग का आइडियल बोलूँगा यदि, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक एलिमेंट आपको रिंग से लेना है और एक एलिमेंट लेना है सबसेट से। दोनों को जब आप ऑपरेट करोगे तो वापस से सबसेट में मिलना चाहिए। यदि ये हर एलिमेंट के लिए मिलेगा तब ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल क्यों कहला रहा है, क्योंकि मैंने जो रिंग का एलिमेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है, ऑपरेट किया। ठीक है, लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहा हूँ। यहीं पर अगर मैं राइट साइड से ऑपरेट करता हूँ और ये मेरा सबसेट का एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट वापस मेरे को सबसेट में मिलेगा तो ये कहलाता है राइट आइडियल। ठीक है, तो ये लेफ्ट आइडियल का कॉन्सेप्ट है, ये राइट आइडियल का कॉन्सेप्ट है, और यदि ये दोनों ही इक्वल आ जाए तो आप बोलते हो कि ये आइडियल हो गया। ठीक है, तो आइडियल अगर है बोल रहे हो तो लेफ्ट आइडियल भी होगा और राइट आइडियल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रिंग दिया गया है वो सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है और जो सबसेट है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपका, अगर मैं रिंग का एलिमेंट में √2 ले लेता हूँ और सबसेट के एलिमेंट से 2 ले लेता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा 2√2, और ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर में। ठीक है ना, एस टेस्ट में कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये नहीं बिलोंग किया, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2 × √2 करूँगा तो भी ये 2√2 मिलेगा, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये राइट आइडियल भी नहीं होगा। अब अगर ये लेफ्ट आइडियल नहीं है ना ही राइट आइडियल है तो आइडियल भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है,
एक चीज़ स्टूडेंट सोच सकते हैं जो पहली बार ग्रुप थ्योरी या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ये चाहे मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूँ या राइट से ऑपरेट करूँ एक ही चीज़ तो होगा, तो ऐसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना, राइट से ऑपरेट करना, इसमें बहुत सारा अंतर रहता है, ठीक है। तो जब आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इतना सारा चीज़ पे क्यों फोकस किया जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट से ऑपरेट करना, राइट से ऑपरेट करना, इसको क्यों किया जा रहा है, जब आप इसका क्लास अटेंड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है। G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 देन प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G आर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। G आपको ग्रुप दिया गया है और H उसका सब ग्रुप है, तो बोर्ड है कि जो H का ऑर्डर है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो भाई ग्रुप और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है वो हमेशा डिवाइड हो जाता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, तो यहीं से आप डायरेक्ट बना सकते हो। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, ठीक है। 1, 2 और 3 बॉर्डर है, ठीक है। आपको ग्रुप का ऑर्डर बोला गया है 8 है, ठीक है। तो एक तो डिवाइड करता है 8 को, 2 भी डिवाइड करता है लेकिन 3 डिवाइड नहीं करेगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखोगे 2 और 4 दोनों डिवाइड करते हैं लेकिन 6 डिवाइड नहीं करता, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन को देखिए 3, 5, 7 तीनों ही 8 को डिवाइड नहीं करते, तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो सिंपली आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4। तो ये जो आपके पास ग्रुप है 8 ऑर्डर का, इसके पास 2 और 4 ऑर्डर का प्रॉपर सब ग्रुप डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था कि इसको बनाने के लिए आपको एकदम 1 मिनट लग जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्टली आप देख के 10 सेकंड में बना सकते हो, फिर गोला मार सकते हो। तो ऐसा होता है हर क्वेश्चन में को आपको बनाने में 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगता, बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजीली भी बना सकते हो, जल्दी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यही है कि अगर जल्दी बना रहे हो तो एक बार कम से कम और पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दबाजी में गलती होता है, तो एकदम से तुरंत क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आगे टिक नहीं मारना है। कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर आ जाता है, उसके बाद थोड़ा सा समय लेके उसको आपको टिक मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है। ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। नॉट करेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है। ऑप्शंस दिया गया है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज साइक्लिक, ऑर्डर 2 इज साइक्लिक, ऑर्डर 3 इज साइक्लिक एंड ऑर्डर 4 इज साइक्लिक, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, या 2 ऑर्डर का, या फिर 3 ऑर्डर का, या फिर 4 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। जो एक ऑर्डर का ग्रुप होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के, Z1 हमेशा साइक्लिक होता है। 2 ऑर्डर का ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के, ये भी हमेशा साइक्लिक होता है। 3 ऑर्डर का ग्रुप, ठीक है, आइसोमॉर्फिक होता है Z3 के, और ये भी हमेशा साइक्लिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि Z ऑलवेज साइक्लिक होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 4 ऑर्डर के ग्रुप में जाता हूँ तो यहाँ पर से मेरे को 2 पॉसिबिलिटी मिल जाते हैं। एक होता है Z4, ये तो आपका साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड होता है वो Z2 क्रॉस Z2 होता है, ठीक है। तो ये आपका आबिलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता है। तो यहाँ पर से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट करेक्ट में ऑप्शन नंबर डी, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज साइक्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज साइक्लिक, तो 4 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो 2 प्रकार का होता है, ये तो साइक्लिक हो जाएगा बट ये साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अगेन आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है G इज इक्वल टू एक सेट है और इस सेट के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नॉट ट्रू बोला गया है। फर्स्ट है G इज एन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। G इज एन आबिलियन ग्रुप, एवरी ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, और लास्ट में है G इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए तो अब हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला गया है कि जो ये हमारा सेट दिया गया है वो ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। डायगोनल में एलिमेंट्स दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्व करना, गुणा करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्लियरली दिख रहा है कि ग्रुप थ्योरी की जो पहली प्रॉपर्टी रहती है ग्रुप चेक करने के लिए वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो उन्हीं में से कोई एक एलिमेंट बनना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है भाई, अगर आप मान लो इन दोनों को ऑपरेट करते हो ये वाला मिल जाएगा, इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपने ऑपरेट किया तो आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर से ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आपका एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर देगा। आइडेंटिटी की बात की जाए तो आप जानते हो कि यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब 3 प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई करा ली है, अब हमको चेक करना है 4th प्रॉपर्टी इनवर्स की। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये खुद का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस एलिमेंट का इनवर्स ये खुद हो जाएगा। देखिए ये वाला इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए के साथ
मैं किसको ऑपरेट करूं कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो अब देखो ये एलिमेंट आपको दिया गया है 1 0 0 -1 के साथ आप किसका गुणा करोगे कि आपको वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो क्लियरली दिख रहा है कि आप अगर 1 0 0 -1 का ही गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट भी अपना खुद का इन्वर्स हो गया, ये एलिमेंट भी अपना खुद का इन्वर्स बनेगा और ये भी आपका खुद का इन्वर्स बन जाएगा। तो सारे एलिमेंट खुद के इन्वर्स है, सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल गया, मतलब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये ग्रुप फॉर्म कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर से देखिए ये भी जो कोई भी आप दो एलिमेंट को लेते हो, आपने अगर ए बी निकाला या बी ए निकालोगे तो वो भी आपका हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका जो ये सेट दिया गया है वो ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है, सेकंड में अबिलियन ग्रुप, ये भी आपका हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, ये भी है, हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है। हम देख रहे हैं ये एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है। तो तीन ए बी सी तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। आपको नॉट ट्रू करना है तो आप डायरेक्टली डी को मार सकते हो, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है और वैसे भी इनकरेक्ट है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी एक एलिमेंट से बाकी सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास ये रिंग और फील्ड थ्योरी का बहुत ही बेहतरीन आपका रिजल्ट बेस में क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इफ आर इज रिंग देन आर एक्स इज ऑल्सो रिंग। तो देखिए रिजल्ट होता है यदि आर रिंग है तो आर एक्स भी हमेशा रिंग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला गया है इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन देन आर एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन, ये भी आपका रिजल्ट होता है। आर अगर आईडी है तो आर एक्स भी आपका आईडी होता है। ठीक है, सी ऑप्शन में बोला गया इफ आर इज फील्ड देन आर एक्स इज ऑल्सो फील्ड, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यदि आर आपका फील्ड है तो आर एक्स आपका इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, ये कभी भी फील्ड नहीं हो सकता। इसके पीछे वजह क्या होता है, क्योंकि आर एक्स में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं पॉलिनोमियल उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो यदि आप आर को फील्ड ले रहे हो तो आर एक्स को सिर्फ आप इंटीग्रल डोमेन तक ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, इसी को आपको टिक मारना है। ठीक है, डी क्या बोला गया है इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर देन आई एक्स इज एन आइडियल ऑफ आर एक्स। तो इसको देख लीजिए, ये भी रिजल्ट होता है कि यदि आई आइडियल है आर का तो आई एक्स जो बनाओगे, ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग बनाओगे, वो आपके आर एक्स का आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके पास अगेन रिंग और फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपके पास M एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये पूछा जा रहा है। M कम्यूटेटिव रिंग है, M फील्ड होगा, M डिवीजन रिंग होगा या फिर M के पास कोई सी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा दिया गया है, A प्लस आई बी और ये जो दिया गया है A माइनस आई बी, मतलब इस एलिमेंट का ये कॉन्जुगेट आ रहा है। ठीक है, सेकंड में देखिए C प्लस आई डी दिया गया है तो ये एलिमेंट इसके कॉन्जुगेट का माइनस है, ध्यान देंगे। C प्लस आई डी का कॉन्जुगेट लोगे तो क्या मिलेगा, C माइनस आई डी, उसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो मिल जाएगा माइनस C प्लस आई डी। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको तुरंत आपको काउंटर एग्जांपल पकड़ना है तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, तो आपको तुरंत यहाँ पर दिमाग में लाना है कि मैं ऐसा कौन सा काउंटर एग्जाम्पल लूँ जिससे ये गलत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, M इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं हुआ, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा, तो एक साथ दो ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि आप ऐसा ऑप्शन एग्जांपल निकाल पाओ कि ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए मैंने क्या लिया है, 1 1 -1 और 1। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो B वाला पार्ट है वो 0 है, तो 1 और ये 1, ये दोनों 1 1 हो गया, B मेरा यहाँ पर 0 है। ठीक है, वैसे ही C यहाँ पर 1 है और D 0 है, तो ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा मेरे को। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, B के वैल्यू को आयोटा 1 ले लेता हूँ और A का वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो ये मेरे को आयोटा माइनस आयोटा मिल जाएगा। और D की वैल्यू अगेन 0 है और C की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे को 1 और -1 मिलेगा। ठीक है, मेरे को कम्यूटेटिव चेक करना है तो 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा 1 -1 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 1 1 -1 और 1। ठीक है, सिंपली आप इसको गुणा करके देख लीजिए, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा -1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, फिर हो जाएगा ये माइनस आयोटा -1 और ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो ये कुछ इस प्रकार से मेरे को मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलेगा आयोटा -1, सेकंड आयोटा +1, ये -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट, ये देखिए इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कम्यूटेटिव होंगे क्या,
नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, m कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, सेकंड फील्ड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर फील्ड होता तो फील्ड के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मस्ट है, तो ए और बी तो दोनों गलत हो गया। सी देखिए बोला गया है डिवीजन रिंग, क्या ये डिवीजन रिंग होगा? और डी बोला गया है m हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो भाई मैट्रिक्स जो दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है? ठीक है, ये जो आप सिंपल सा मैट्रिक्स का फॉर्म दिया गया है, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है आप जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या बोले? नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो भाई गुणा के फॉर्म में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ये वाला, आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा वापस से, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम इज डिवीजन रिंग। ठीक, तो इस प्रकार हमने ऑप्शन ए, बी और डी को डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब ऑप्शन सी को आप टिक मार सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला गया था एम इज डिवीजन रिंग। तो डिवीजन रिंग का मतलब क्या होता है? डिवीजन रिंग को स्क्यू फील्ड भी बोला जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ग्रुप के सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में मैंने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन ये वाले ऑप्शन को कैसे टिक मारो इस चीज़ के लिए मेरे को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, मैं रिजल्ट याद नहीं कर पा रहा था, तो मैंने यही लगाया कि भाई 3 ऑप्शन अगर डिस्कार्ड हो गया है तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। तो इस प्रकार से आप कभी कभी तुक्का भी मार सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से तुक्का मारना है भाई, है ना, कि आपका 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया है, उसके लिए आपको सॉलिड कोई आंसर या रिजल्ट नहीं मिला है, तब तुक्का मार रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अगेन आपके पास ग्रुप थ्योरी का बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ G इज। तो 8 ऑर्डर का जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें कितने जनरेटर होते हैं ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि जो 8 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा Z8 का आइसोमॉर्फिक होता है, और नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Zn, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, Zn में कितने जनरेटर होते हैं इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका phi n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब phi n लगा लेंगे तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? phi 8 हो जाएगा। phi 8 को किस प्रकार से लिखा जाता है? phi 2 to the power 3, और ये क्या हो जाता है? 2 to the power 3 minus 2 to the power 3 minus 1, दैट मीन्स 2 to the power 3 minus 2 to the power 2, ये हो जाएगा 8 minus 4 बराबर 4। तो हमारे ये जो ग्रुप है Z8 इसके पास 4 जनरेटर होंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये देखिए जो छोटा छोटा रिजल्ट है ना, phi n, tau n, सिग्मा n, ये सारी चीज़ें आपके क्लास नोट्स में स्टडी मटेरियल में दिया जाता है। तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आप वो वाले स्टडी मटेरियल क्लास नोट्स को खरीद लीजिए, ले लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सारे जो रिजल्ट है ना वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ इसका शॉर्ट ट्रिक होता है GCD निकालने का। तो Z8 दिया था तो निकाल लिए, Z100 देता तो GCD निकाल के थोड़ी निकाल पाते हम लोग, है ना। तो इस प्रकार से phi n, tau n का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आप मेरे को Z100 के जनरेटर निकाल के बताइए कितने जनरेटर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अगेन आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए प्रश्न में बोला गया है कि फंक्शन डिफाइंड है Z से 2Z में। ठीक है, डोमेन आपका Z है, कोडोमेन 2Z है, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है f(x = 2x)। तो कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू होगी आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन उसमें 1, 1, on to, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में ही पूछा गया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। सबसे पहले हम 1, 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन किस प्रकार से दिया गया है, f(x = 2x) दिया गया है। ठीक है, तो क्लियरली ये दिख रहा है। अगर आप ये वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, इमेजेस अगर इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। ठीक है, और ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट है जो वो एक ही एलिमेंट पे जाने वाला है, तो फंक्शन जो है वो हमारा 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये किस इस प्रकार से दिख रहा है 0, 1, 2, 3, -1, -2, लेकिन 2x में क्या आ जा रहा है 0, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो देखिए 0 कहाँ मैच हो जाएगा 0 पे, 1 मैप हो जाएगा 2 पे, 2 मैप हो जाएगा 4 पे, इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, और ये इधर -2 है और -4 है, तो 1 कहाँ चले जाएगा -2 पे, 2 जाएगा -4 पे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली ये 1, 1 दिख रहा है, ऑन टू भी दिख रहा है। जो कोई भी एलिमेंट आप बोलो मैं उसको बता सकता हूँ कि प्री इमेज क्या मिलने वाला है। मान लो आपको 10 का प्री इमेज बताना है तो 5 हो जाएगा, -10 का प्री इमेज -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एलिमेंट का प्री इमेज भी मिल रहा है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये 1, 1 और ऑन टू तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए आपको क्या करना रहता है, ऑपरेशंस प्रिजर्व होने चाहिए। f(x + y) = f(x + f(y), ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो f(x + y) की वैल्यू क्या मिल रहा है आपको 2x + y, इसको आप लिख सकते हो 2x + 2y, और 2x की वैल्यू क्या है f(x) है, तो 2y की वैल्यू f(y) हो जाएगी। तो देखिए
हमने एफ ऑफ एक्स लेके चला है एफ एक्स प्लस वाई और हमने दिखा दिया एफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर से ये आपका होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई सा भी फंक्शन यदि 1 1 है, ऑन टू है और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो वो डायरेक्टली आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे भाई। बहुत मतलब बेसिक सा ये फंक्शन दिया गया है, बहुत टफ नहीं दिया गया था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 2x दिया गया था, आपको सिर्फ होमोमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ वाई, और आप इसको लेके चलिए। ठीक है, और आपको फिर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होगा ये बताना है। देखिए ऑप्शन में बोला गया वेल डिफाइंड एंड 1 1 ऑन टू, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया था ना पहले, सेम उसी के जैसे है। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियरली ये तो वेल डिफाइंड फंक्शन है ना, हमको पता है वेल डिफाइंड कैसे चेक करते हैं, वेल डिफाइंड फंक्शन है ये। ठीक है, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? इस चीज़ को देखिए तो क्लियरली दिख रहा है भाई कि अगर मैं f1 की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को 1 मिलेगा, और f माइनस 1 है वो भी मेरे को 1 मिलने वाला है। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर दिख रहा है भाई, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? इस चीज़ को देख लेते हैं। तो भाई देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर कहूँगा तो मेरे को हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, तो लेकिन रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो सारे नंबर्स छूट जाएंगे, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस को देखेंगे तो एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 अगेन आपका फंक्शन का बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दो फंक्शन डिफाइंड किया गया है एफ और जी। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में एफ एक्स डिफाइंड है साइन एक्स और जी एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। तो आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ के बारे में ही सारे ऑप्शंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ओ जी पहले निकाल लेते हैं, एफ ओ जी टी निकालते हैं पहले। तो हम जानते हैं जो एफ ओ जी है ये फंक्शन का कंपोजिशन दिया गया है, किस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है, ये होता है फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा फंक्शन जी टी, यदि जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो जी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो एफ टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा साइन टी का स्क्वायर। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं जी ओ एफ निकालता हूँ टी तो ये क्या मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ टी। क्लियर है? ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्वायर इसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, जिसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स। सॉरी यहाँ पर टी लिखना था, मैं यहाँ पर एक्स लिख दिया, उसको सुधार लेना, ये टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये एफ ओ जी फंक्शन मिल गया साइन टी का स्क्वायर, और जी ओ एफ फंक्शन मिल गया साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हो भाई कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन जो सी है एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों बराबर नहीं आ रही है, दोनों अलग अलग फंक्शन आ रही है। ठीक है, और फंक्शन तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है ही। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 24 जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए फंक्शंस के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, और देखिए क्वेश्चन फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन आपको दिया गया है। बोला गया है f इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, बी अ फील्ड अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 3 रूट 2 इज। ठीक है, तो इस एलिमेंट का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। 5 माइनस 3 रूट 2 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है वो कैसा है ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या आती है 1 आती है। तो यदि इस एलिमेंट का मैं इनवर्स निकालता हूँ उसका नाम देता हूँ मैं a। ठीक है, तो a इंटू ए सॉरी दिस एलिमेंट इंटू a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। हम जानते हैं यदि मैं a को इस एलिमेंट का इनवर्स बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट का ऑपरेट करूँगा तो मेरे को आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है 1 होता है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, 0 नहीं लिख लेना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, गुणा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको सिंपली ए का मान निकालना है, ए बराबर लिख लीजिए 5 माइनस 3 रूट 2। अब इसका आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 रूट 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 3 रूट 2, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 25 माइनस 3 3 9 9 दूनी कितना हो जाएगा 18
तो ये हो जाएगा 5 + 3√2 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल सा चीज़ था। देखिए भाई, जो एलिमेंट बोला है उसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो आप, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हो कि ए और ए का जो इन्वर्स है वो हमेशा आइडेंटिटी देता है, तो यहाँ पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि गुणा के लिए बोला गया है तो आइडेंटिटी को आपको 1 लेना है। यहीं पर अगर एडिटिव बोला जाता तो वहाँ पर आप उसको 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब चलिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से कुल मिला के 11 प्रश्न पूछे गए थे। 11 प्रश्नों में 3 क्वेश्चन जो है वो फंक्शन से रिलेटेड था, 4 प्रश्न ग्रुप थ्योरी से और 4 प्रश्न रिंग और फील्ड थ्योरी से रिलेटेड था। और आप देखोगे तो ये जो 11 के 11 प्रश्न थे कोई बहुत ज़्यादा लेवल के या मीडियम भी नहीं थे। ठीक है, सबके सब इजी ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं था कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा। आप एकदम एवरेज भी पढ़े रहते ना तो ये बहुत मतलब आसान क्वेश्चंस थे। तो आप देखिए कि लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है, तो अब आने वाले समय में ऐसे प्रश्न आएंगे, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। फिर भी आपको देखिए स्ट्रॉन्ग तो अपना बेसिक करना ही पड़ेगा। मैंने भी ये सारे 11 के 11 प्रश्न सॉल्व किए थे, अटेम्प्ट किए थे और मैंने इसको सही भी किया था। और खास बात यह है कि मैंने इसको सिर्फ 16 मिनट में ही बना के टिक मार लिया था। तो आपको समय बचाना है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर जल्दी बन रहा है, सबसे पहली चीज़ तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। एक बार पढ़ के डायरेक्ट आंसर हड़बड़ी में मत लगाना। ठीक है, कई बार होता है कि अरे यार ये तो ग्रुप थ्योरी का बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़े टिक मार दिए, पता चल रहा है कि यार इसमें तो नॉट ट्रू को टिक मारना था। ठीक है, इनकरेक्ट को ट्रू मारना था। तो कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो हमेशा पेंसिल लेके क्वेश्चन को पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जो भी मेन कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करो। जैसे नॉट ट्रू बोला है तो उसको अंडरलाइन कर लिया, या साइक्लिक ग्रुप बोला है तो उसको अंडरलाइन कर लिया। तो ऐसे कुछ चीज़ों को ना थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर भी गलती होता है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मेरे को तो नहीं लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले समय में पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा ही। क्योंकि इसमें आप देखोगे तो ना ही आपके पास सैलो थ्योरम से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही आपको फील्ड एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है ना, और आपको क्लास इक्वेशन से प्रश्न नहीं पूछा गया है, नंबर थ्योरी से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बहुत सारे टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो ये तो अब एग्जामिनर के ऊपर में रहता है वो कैसे प्रश्न छांट रहा है, लेकिन आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो ये आज का वीडियो लेक्चर हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर में था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आप कोई सा भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।